प्रणाम धर्म आज हमारे है आदिवासी कुर्मी समाज हजारीबाग जिला एक दिनिया जिला सम्मेलन जोते हम माइंगर बुइगर सबके पहुंचल हाथ हमर माचे गपचर हमर मा दर्शक दिन गाय गपचर सबे गायके एक संगे जोहार करो और जे हमार जिला सम्मेलन है यह जिला सम्मेलन कर हमार किना उद्देश्य रहे किना उद्देश्य है यह सब कथा गिला लेके मैं दुई तुम कथा कहो और हमरा के बुझे रहते बुझी के जाए जे हमरा के आगो बाटे किना करे है हमार समाजे यदि हमरा के उन्नयन करे है ताहले हमरा के किना करे निश्चय सबे के भोग लगे रहते हमरा को भोग लागल है सबे के निवेदन करो जे आठ मुखन धैर्य धरी के द्वारा सबे कुछ बेसी रहा बादे खावान धुआनो हेते और नाच गानो हेते हमरा हमर संगठनिक माध्यमे और हमर संगठनिक जते पदाधिकारी हाथ सदस्यगण हाथ सबे दिन रात एक करी के समाज खातिर खाटा हो यह गलाई नहीं जे अपना जे काम गिला करो हो तो काम गिला कर ले ओकर किछु फायदा है ओकर किछु लाभ है ओटा खातिर नहीं समाज किना फायदा है समाज किना लाभ है हमर समाज जे छोट पुता है ओकर भविष्य कैसे बनते हमर समाज जे भावी पीढ़ी ओहे भावी पीढ़ी पर भविष्य कैसन सुधार हेते यह सब मिला कर खातिर यह चिंताधारा यह विचारधारा लेके हमारे संगठन समाज लोग दिन रात एक करी के खाटी कुलो हो गाँव गाँव घूरी कुलो हो समाज जे भागिया है चारिया है नेगाचारिया है यह मिला के प्रक्रिया स्थापित करे खातिर खाटो हो तो सबले पहले जब मैं कथा गिला कहो उगला बुझे पसनी को आज समाज में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत तरह से काम कर रहे हैं और समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं लेकिन समाज का जब भी हम काम करने के लिए निकलते हैं समाज को जब भी हम एक आईना दिखाने के लिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर हमारे कंधे पर हमारे माथे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि समाज एक ऐसा चीज है जो बनाए नहीं बनता है ये समाज इस समाज को बनाने के लिए कई साल कई पीढ़ियां लग जाती हैं तब जाकर के एक समाज बनता है और इस समाज को उस समाज का जो प्रतिष्ठा है उसका मान मर्यादा है उसका जो मूल परिचय है उसको संरक्षित कैसे रखा जाए उसको संवर्धित कैसे किया जाए इसके लिए अगर हम समाज का काम करने के लिए निकले हैं समाज का नेतृत्व करने के लिए निकले हैं तो मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी क्या बनता है मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि सबसे पहले मैं अपने समाज के बारे में जानकारी हासिल करूं सबसे पहले मैं जानूं कि मेरा समाज क्या है और मेरे समाज का विशिष्टता क्या है सबसे पहले मुझे अध्ययन करना होगा और गहन अध्ययन करना होगा तब जाकर के हम समाज को एक सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं आज हम लोग देखते हैं सुनते हैं कई जगह कई लोगों के भाषण सुनने को मिलते हैं कई तरह के इंटरव्यूज हमें देखने को मिलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और इतना जोर जोर से बोलेंगे कि ऐसा लगेगा कि मानो अभी ये लोग कुछ कर देंगे लेकिन उस बीच में वो लोग क्या बोल रहे हैं और उनकी बातों में कितनी वास्तविकता है कितना वजन है इस चीज को हम लोग नहीं समझ पाते इसका कारण वही है अध्ययन हम लोग चूंकि हम लोग अध्ययन
नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। आज हमारे कुर्मी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन क्या है? हमारे कुर्मी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का सूची में सूचीबद्ध कराना। ये हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा लड़ाई है। ये लड़ाई क्यों है? क्या इस बात को हमने कभी समझने का प्रयास किया है? ये लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? ये बात कोई बताता नहीं। हर किसी को लगता है कि कुर्मी अगर एसटी बन जाएगा तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। हर किसी के जहन में ये बात बैठा दिया गया है, कुर्मी अगर एसटी बन गया तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन हमारी लड़ाई रिजर्वेशन के लिए ही केवल नहीं है। इस बात को हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किस लिए है? हमारी लड़ाई है जो हमारा जो पहचान हो चुका है, हमारा जो परिचय हमसे छीन लिया गया है, वो पहचान हमें वापस चाहिए। वो हमारा जो मूल परिचय है, वो मूल परिचय हमें वापस चाहिए। और इस चीज का हमारा ये मूल लड़ाई है। आज इस देश में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, इसमें से कई लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब क्या होता है? आज इस देश में एक धारणा बना दिया गया है। 1950 में शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट बनता है और आज इस देश में एक अवधारणा बना दिया गया है कि जो लोग एसटी में हैं वही लोग आदिवासी हैं। तो 1950 से पहले जब एसटी का लिस्ट नहीं बना था तो उसके पहले जितने लोग ट्राइब थे क्या वो लोग आदिवासी नहीं है? तो इस अवधारणा को बदलने की जरूरत है। आदिवासी का मतलब होता है कि जो जिस जगह पर आदिकाल से बसवास करते आ रहे हैं वही वहां के आदिवासी हैं। यही आदिवासी का सबसे जो इसका डेफिनेशन है यही बताता है, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन इस साधारण सी बात को हम लोग नहीं समझना चाहते हैं, हमारे लोग भी नहीं समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अवधारणा सबके दिमाग में बैठा दिया गया है कि जो एसटी है वही आदिवासी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? जो लोग इस देश में आदिकाल से बसवास करते आ रहे हैं वही इस देश के आदिवासी हैं। और हम लोग जो कुर्मी जनजाति के लोग हैं, हम इस छोटा नागपुर पठार के ही नहीं, इतिहास बताता है कि हम इस छोटा नागपुर पठार के ही नहीं, इस भारत देश के भी सबसे पहले आदिवासी है, सबसे पहले आदिवासी है और सबसे पहले मूल बासिंदा है तो कुर्मी जनजाति है। लेकिन इस बात को कौन समझाए किसे और कैसे समझे हमारे लोग, और जो इस देश के लोग हैं उनको हम कैसे समझें? आज जो परिस्थिति बनी है, आज जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आज जिस दिशा में हम लोग भटकते जा रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा। संविधान क्या बताता है? संविधान क्या कहता है? और हमारा जो परिचय है, पहचान है, आदिकाल से जो चला आ रहा है वो क्या कहता है, क्या बताता है? इस चीज को जानना होगा और इस चीज को जाने बिना आज हम जितनी भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो सब व्यर्थ जाएगा। और अगर किसी तरह से हासिल कर भी दिया जाए तब भी उसका कोई मायने नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हमको अपना अधिकार हासिल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा। क्या करना होगा? सिर्फ दो वाक्य में है वो बात जो कि हम लोग सारे जगह इसी बात को हम लोग दोहराते हैं और इसी बात को हम लोग बताते हैं कि हमको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम कौन हैं और हमारा क्या है, अगर इस दो बातों को अगर हम लोग जान जाए तो इसी में हमारे समाज का सारा बात आ जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज जब भी हमारे
बातें आती हैं। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो दूसरे हमारे एसटी समुदाय के भाई लोग हैं वो कैसे हमारा विरोध कर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि जो कुर्मी महतो लोग हैं ये यहाँ के हैं ही नहीं, ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं और ये लोग आदिवासी नहीं हैं, इसलिए इन लोगों को इनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो कभी हमने इन बातों पर गौर किया है? कितना कंफ्यूजन है, कितना दिग्भ्रमित है लोग। जब अपने इंटरव्यू के माध्यम से मैंने इन सारी बातों का खंडन किया तब जाकर के कुछ बातें स्पष्ट हुई और उसके बाद भी आज तक कुछ लोग हैं जो कि समझ कर भी समझना नहीं चाहते। क्या नहीं समझना चाहते हैं? अपना मूल परिचय। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है खतियान। आज हम लोग खतियान की बातें करते हैं, लेकिन उस खतियान में जो बातें लिखी हुई हैं, हमारा जो परिचय लिखा हुआ है वो किस रूप में लिखा हुआ है? कहीं पर हमको कमे हर्षु ममे दीर्घी रे कुर्मी लिखा है, कहीं पर हमको कमे हर्षुरा ममे दीर्घी कुर्मी लिखा है, कहीं पर कमे हर्षुरा ममे हर्षिया दीर्घी कुर्मी लिखा है। तो एक जात का, एक समुदाय का 6 तरीका का नाम हो सकता है? हो सकता है? कितना नाम होगा? सिर्फ एक नाम होना चाहिए। तो वो एक नाम क्या है? हम किसी पर फोकस नहीं कर पा रहे। आज बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है उनका इसमें कुछ निजी स्वार्थ हो, कुछ निजी महत्वाकांक्षा हो, जिसके कारण वो समझना नहीं चाहते। जो भी बात है, कहीं कुछ भी लिखा हुआ है वो किसने लिखा है और कब से लिखा जा रहा है? 1871 में पहला जनगणना होता है। 1871 में इस देश का पहला जनगणना होता है और उस समय सर्वे का काम किन्होंने किया था? उस समय इस देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशों का शासन था। तो उन अंग्रेजों ने सर्वे किया और उन्होंने यहाँ के इस देश के जो लोग हैं, समुदाय हैं, उनके बारे में लिखा। तो जब हमारे बारे में जब लिखने की बारी आई तब उन्होंने हमारे नाम को KURMI से लिखा। अब आप इसे कुर्मी पढ़ेंगे या कुर्मी पढ़ेंगे ये आपकी मर्जी है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको क्या पढ़ेंगे। हमारे साथ साथ ही खड़िया समुदाय के बारे में भी लिखा, पहाड़िया के बारे में भी लिखा, कोड़ा के बारे में भी लिखा, जिनका अड़ा अक्षर से प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उनको भी वैसे ही लिखा। आर क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में अड़ा अक्षर का सब्स्टिट्यूट लेटर नहीं होता है। आज भी अगर लिखना होता है अड़ा अक्षर का कोई शब्द तो हमें वहां अंग्रेजी में आर लगाना पड़ता है। लगाते हैं कि नहीं? आज झारखंड बन गया कि नहीं? यहाँ हमारे बहुत झारखंड आंदोलनकारी साथी लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि जब झारखंड आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो झारखंड नाम से ही हुआ था। क्यों? ये झाड़ जंगल का प्रदेश है और झाड़ का मतलब क्या होता है? कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता। लेकिन झारखंड को जो अंग्रेजी में JHKR लिखा तो उसका हिंदी में कर दिया झारखंड। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहां अड़ा का उच्चारण होता है, अंग्रेजी में आर लिख दिया गया, उसको फिर जब हिंदी में करता है तो उसको रा कर देता है, पूरा मीनिंग बदल जाता है। झारखंड का मतलब बदल गया, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। ऐसे कई जगह के नाम हैं, कई समुदाय के नाम हैं जिनके साथ ये वर्तनी त्रुटि के चलते ये समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
1903 ईस्वी में जो एक भाषा वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने इस पर जोर दिया था। उन्होंने हिंदी का जो वर्णमाला है, ओ आ को से लेकर के जितना है, सभी अक्षरों के लिए अंग्रेजी में एक अलग अलग अक्षर तैयार किया था। और इसी के तहत उन्होंने अड़ा अक्षर के लिए, जैसे अड़ा हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो ड के नीचे एक बिंदु लगाते हैं, वैसे ही अड़ा को जब अंग्रेजी में उनको लिखना होता था तो आर के नीचे में एक डॉट लगाते हैं। और उनके किताब में जहां जहां हमारे बारे में लिखा हुआ है वहां पर आर के नीचे में एक डॉट लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि हम कुर्मी हैं या कुर्मी हैं? इस एक बात को लोगों को समझ में नहीं आता है और कुर्मी पर जोर दिए हुए रहते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम कुर्मी हैं तो आपका परिचय क्या बनेगा? कुछ नहीं। इस देश में सिर्फ हम ही नहीं हैं, और भी कई समुदाय हैं, हजारों समुदाय हैं। बिहार, गुजरात, यूपी चले जाइए, आप कहिएगा हम कुर्मी हैं, आपको क्या समझेगा? वही बिहार, यूपी, गुजरात के जो कुर्मी हैं आपको उनकी गिनती में ला देगा। और यही हुआ है, जनगणना में उन कुर्मियों के साथ हमको मिला दिया गया। उनके जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनके साथ हमको मिला दिया गया। और यही डाटा जब सरकार के पास गया तो वो लोग कंफ्यूज हो गया और 1950 में जनजाति का सूची से हमको छोड़ना पड़ा। यही कंफ्यूजन के कारण। और इस कंफ्यूजन का कारण क्या था? इस कंफ्यूजन का कारण 1891 में उत्तर प्रदेश में एक संगठन बनता है। नाम दिया जाता है क्या? अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन। और उनका मकसद क्या था? वो लोग भी क्षत्रिय नहीं है, वो लोग भी ओबीसी में ही आते हैं या फिर निम्न वर्ग के ही लोग हैं, लेकिन अपने को ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने नाम के साथ क्षत्रिय लगा दिया। और उनका मकसद था इस देश में जितने भी कुर्मी हैं उन सबको गोलबंद किया जाए, उन सबको एकत्रित किया जाए और उन सबको संग्रहित, संगठित किया जाए और अपनी ताकत बढ़ाया जाए। और इसी के तहत उन्होंने यूपी, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, जहां जहां कुर्मी लोग हैं सबको उन्होंने एकजुट करना शुरू किया। और उसी क्रम में चूंकि उस समय हमारा राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार नहीं थे हम लोग, तो वो लोग जब हमारे क्षेत्र में आए और कागज कलम में जब लिखा हुआ पाया KURMI, तो उनको लगा कि ये लोग भी तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। तो उन्होंने हमको भी कुर्मी क्षत्रिय बनाने का प्रयास किया। हमारे कुछ ऐसे पढ़े लिखे अज्ञानी लोग थे, उन्हीं चंद लोगों को, 4-5 लोगों को पकड़ करके उन्होंने उनका माइंड वॉश किया, उनका ब्रेन वॉश किया और उनको ले गया अपने सम्मेलन में, अपने अधिवेशन में, और वहां उन 4-5 आदमियों के थ्रू कुर्मियों को क्षत्रिय बनाने का प्रयास किया। लेकिन यह भी एक सच्चाई है, यह भी एक हकीकत है कि वो जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को हमारे लोगों ने नहीं माना। हमारे लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और उस बात को नहीं माना। हम लोग कुर्मी हैं, हम लोग कुर्मी क्षत्रिय हम लोग नहीं हैं, इस बात के लिए पुरजोर विरोध भी किया गया। लेकिन कुछ लोग थे जो उस समय उनके झांसे में आ चुके थे और उन्हीं के माध्यम से लगातार ये षड्यंत्र रचा जाता गया। और आज हम लोग जो इस मुश्किल परिस्थिति में पड़े हैं, जो अपना पहचान खोने पर विवश हुए हैं, वही चंद लोगों के कारण हमको विवश होना पड़ा है अपना पहचान खोने के लिए। और आज भी ऐसे ही चंद लोग हैं जो हमारे समाज के बीच में डिविजन बने बैठे हुए हैं। और यही लोगों के कारण आज हम लोगों को अपना पहचान वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। सरकार को समझाने में हमको दिक्कतें आ रही है, सरकार को अपनी मांगें मनवाने में हमको कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। साधारण सी बात है।
हम लोग कुर्मी जनजाति के लोग हैं, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बारे में तमाम जो विद्वान हैं 1891 में एचएस रिजले से लेकर के आपका रांची गेजेटियर हो, सिंहभूम गेजेटियर हो, धनबाद गेजेटियर हो, मानभूम गेजेटियर हो, सभी जगह में हमारी पहचान कुर्मी बताया गया है। और उसी के तहत हमारी जो भाषा है, भाषा भी कुड़माली बनता है, कुड़माली होता है। लेकिन कुर्मी की तरह कुड़माली को भी अंग्रेजी में आर और उसका हिंदी करके फिर उसको कुड़माली लिख दिया। ये विडंबना है, ये विडंबना कई वर्षों से चली आ रही है। आज से कुर्मी कुड़माली करने वाले, कुड़माली भाषा की बहुत सारी बातें करने वाले किसी ने भी इस ओर ध्यान देने का काम नहीं किया। हम लोग समाज के बीच में जाते हैं, हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है कि हम कुर्मी जनजाति के लोग हैं, हमारी मातृभाषा कुड़माली है। हम लोग समाज के लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम लोग ये बात बताने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। और जितनी जगह में पढ़ाइयाँ होती हैं उन सारे जगहों पर कुड़माली लिखा जाता है। अगर कुड़माली लिखा जाता है तो कुड़माली भाषा किसकी होगी? कुर्मी की तो नहीं होगी। कुड़माली भाषा किसकी होगी? कुर्मी की भाषा होगी। तो कौन सा कुर्मी कुड़माली भाषा बोलता है? लेकिन इस बात को समझना नहीं चाहते हैं कुछ लोग। वो लोग अपने महत्वाकांक्षा में पड़े हुए हैं, वो लोग कुछ ऐसे काम करते गए हैं जिस वजह से वो इस बात को, इस काम को होने नहीं देना चाहते हैं। हमने बहुत प्रयास करके, सबसे पहले आपके यही विनोबा भावे हजारीबाग विश्वविद्यालय में हमने इस बात का संशोधन कराने का प्रयास किया, काम किया, जिसमें हमारे आदरणीय चंद्रनाथ भाई पटेल जी हैं और भी हमारे जो संगठन के साथीगण हैं, सबके साथ मिल करके हमने यहाँ पर कुड़माली शब्द को संशोधन करवा के कुड़माली कराने का काम किया। लेकिन यही के कुछ लोग हैं, हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं, वही चंद विभीषण लोग जिनको ये बात रास नहीं है। समाज का ये एक अच्छा काम हुआ, ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुआ, उनके ईगो में लगा या जो भी बात है, लेकिन उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। वो लोगों ने बैठक किया, अधिवेशन किया और वहां पर रिजोल्यूशन लेते हैं कि कुड़माली भाषा का नाम जो यूनिवर्सिटी में कुड़माली नाम से चलता था वही रखने दिया जाए और वही उसी नाम से पढ़ाई होना चाहिए। ये रिजोल्यूशन दिया उन्होंने। आप सोच करके देखिए कि कैसे काम करते हैं। क्या ये लोग वाकई में समाज के हितैषी हैं? क्या ये लोग वास्तव में समाज के हित में काम करते हैं? ये लोग ढोंगी हैं। इन लोगों का जो रिश्ता है वो वहाँ यूपी और गुजरात, महाराष्ट्र उधर जाकर के ये लोग उनके सम्मेलन में जाकर के शामिल होते हैं, उनके जो अधिवेशन है वहां जाकर के ये लोग शामिल होते हैं और हमारे साथ ये लोग छल करने का काम करते हैं। तो हमें लड़ना है सिर्फ अपने अधिकारों के लिए ही नहीं, अपने अधिकारों के लिए हमारे बीच में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी हमें लड़ने का जरूरत पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, ये सब कुछ का कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। आज अगर हम कुड़माली भाषा को संशोधन करा के, उसका नाम को संशोधन करा के कुड़माली नहीं करा पाते हैं तो धिक्कार है हमारे ऊपर, धिक्कार है हमारे समाज का काम करने के ऊपर। अगर हमें ये छोटा सा काम अगर हम लोग नहीं करा पाते हैं, और क्यों कराना चाहिए इसको, हम लोग क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इस काम को हम लोग नहीं करा पाते हैं तो हमारा आगे का बहुत सारा काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुड़माली भाषा से संबंधित जो भी काम है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा
हम लोग खाली सड़क में जाकर के चिल्लाते रहेंगे कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ये बात भी किसी को नहीं मालूम। आज हम लोग किसी कम्युनिटी को अगर एसटी में शामिल करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, ये बात हम लोग जानते हैं। संचालन करता हमारे निरंजन भाई ने आप लोगों को बताया वो 5 क्राइटेरिया, लेकिन वो 5 क्राइटेरिया कब लागू हुआ ये हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। 1950 में एसटी का लिस्ट बनता है, सबको मालूम है। आज कुछ लोग जो बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे समाज के, वो लोग भी जगह जगह कहते फिरते हैं, एक गेजेट दिखाते हैं 1913 का गेजेट नोटिफिकेशन। मैं बता रहा हूं आज आप लोग कितना अध्ययन करते हैं ये लोग, कितना अध्ययन करते हैं ये लोग और कितना सच्चाई बताते हैं लोगों को, ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। 1913 का गेजेट नोटिफिकेशन दिखा करके कहते हैं ये 1913 में जो 13 जनजातियां ट्राइब का लिस्ट में था, उन 13 जनजातियों में से सबको ले लिया एसटी लिस्ट में 1950 में, सिर्फ एक को छोड़ दिया, इसको कुर्मी। क्या हमने कभी इसके वास्तविकता को, इसके सच्चाई को जानने का कोशिश किया है, समझने का कोशिश किया है? नहीं। अरे जो बोल रहे हैं कम से कम उसके बारे में अध्ययन तो कर लीजिए। 1950 में जब एसटी का लिस्ट बनता है तो बिहार राज्य में कितने जनजाति समुदायों को एसटी के लिस्ट में रखा गया, इतना तो देख लीजिए। 28 जनजाति, 13 नहीं 28 जनजाति। और वो जो गेजेट नोटिफिकेशन में 13 जनजाति का बात किया गया है, उनमें से सिर्फ एक नहीं, उनमें से 4 कम्युनिटी ऐसे हैं जिनको एसटी का लिस्ट में नहीं लिया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं और क्या बता रहे हैं लोगों को? और 1913 का गेजेट नोटिफिकेशन हो या 1931 का गेजेट नोटिफिकेशन हो, वो आधार नहीं है एसटी लिस्ट बनने में 1950 का। उसका आधार क्या था? उसका आधार था 1931 का सेंसस रिपोर्ट, भारत की जनगणना 1931, वो उसका आधार था। उसके आधार पर 1950 का एसटी लिस्ट बना। हाँ, हमारे साथ छल हुआ। 1931 में हम भी प्रिमिटिव ट्राइब का लिस्ट में थे और हमको छोड़ा गया है। किन कारणों से छोड़ा गया है? ये कारण, इसका नोटिफिकेशन ये नहीं किया गया था, लेकिन उसका जो मूल कारण है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, वो कारण उसका कुछ अहम कारण था। और उसके साथ साथ 1931 में जब जनगणना हो रहा था, उस समय हमारे लोग चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे बहुत लोग। और आज जैसे संचार का माध्यम है, उस समय संचार का माध्यम भी नहीं था। उन लोगों को पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है। तो उस समय जब सेंसस हो रहा था, जब लोगों के बारे में लिखा जा रहा था, उस समय हमें हमारा उसके पहले जब धर्म का कॉलम होता था, धर्म के कॉलम में हमें एनिमिस्ट लिखा जाता था। जितने भी ट्राइबल हैं, आदिवासी भाई हैं, सबको एनिमिस्ट लिखा जाता था, उनको प्रकृतिवादी लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि इस देश में, इस क्षेत्र में जितने भी आदिवासी समुदाय थे या हैं, वो सभी वास्तव में प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। लेकिन एक साजिश के तहत उस समय एक निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, उनके माध्यम से और हमारे समाज के चंद 4-5 लोगों के माध्यम से हमारे समाज के साथ एक साजिश रचा गया। धर्म के कॉलम में
हिंदू लिख दिया गया। और सिर्फ हमें ही नहीं, क्योंकि उस समय ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थी, उस समय ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थी जिस वजह से उनको हिंदू का संख्या ज्यादा दिखाना था, क्योंकि उस समय पार्टिसिपेशन की बातें चल रही थी। देश जब आजाद होने के कगार पर था तो उस समय पार्टिसिपेशन की परिस्थितियां थी, बातें चल रही थी। तो जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यही परिस्थितियां जब हमारे मानभूम क्षेत्र में पड़ी तो उस समय जितने आदिवासी समुदाय हैं उनको हिंदू लिखा जाने लगा उनके धर्म के कॉलम में। और इसका प्रमाण है 1941 का सेंसस रिपोर्ट। कहां का? मयूरभंज का। क्योंकि सारे जगह उस समय जनगणना नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए। लेकिन 1941 का मयूरभंज सेंसस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि जितने भी ट्राइब हैं, सिर्फ कुर्मी ही नहीं, संताल, मुंडा, होरा, सबको हिंदू ट्राइब करके लिखा गया। लेकिन बाद में उन लोगों ने सुधार किया। लेकिन हमारे साथ जो छल हुआ, हमने कॉन्शियसनेस नहीं दिखाया और हम कुर्मी हैं कि कुर्मी हैं, हम किस धर्म को मानने वाले हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, इन सभी चीजों को हमने समझने का, जानने का, मानने का प्रयास नहीं किया। और जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज अगर हम लोग समझ जाते कि इसका महत्व कितना है, आज अगर हम लोग समझते उसके बाद भी कि जनगणना का महत्व कितना है, उस रिपोर्ट का महत्व कितना है, तो आज हम लोग निश्चित रूप से सजग होते, सतर्क होते और अपने समाज के बारे में हम लोग जगह जगह जो ये मीटिंग करते हैं, बैठकें करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तरह तरह का काम हम लोग करते हैं, वहां लोगों को इस बारे में जागरूक करने का काम निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी इस संबंध में किसी को बताने का काम नहीं किया है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं। सब लोग कहते हैं कि 1931 तक 13 का गेजेट नोटिफिकेशन। अरे भैया, गेजेट नोटिफिकेशन नहीं, गेजेट नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये 13 जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, ये इनका अपना प्रथागत नियम है और उसी प्रथागत नियम के तहत ये शासित संचालित होते हैं और इसीलिए इन पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के नियम और कानून लागू नहीं होते। सिर्फ ये एक कानूनी बात उसमें लिखी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसके आधार पर वो 13 जनजाति समुदाय में जो हम भी शामिल हैं, हम भी उस प्रथागत नियम का हिस्सा हैं। और ये प्रथागत नियम क्या है? विरासत और उत्तराधिकार के प्रथागत नियम के बारे में कहा गया है और उसी के तहत हम पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का नियम कानून लागू नहीं होता है। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम क्या है? ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को ही कहते हैं हिंदू पर्सनल लॉ। तो हम पर जब उसका नियम कानून ही लागू नहीं होता है तो हम क्या हैं? इन बातों को कभी हम लोग समझने का कोशिश नहीं करते। तो ये जो गेजेट नोटिफिकेशन में हमारे बारे में बातें लिखी हुई हैं, तमाम जो पुराने सेंसस रिपोर्ट में हमारे बारे में, हमारे भाषा, संस्कृति, परंपराओं के बारे में लिखा गया है, इनको हमको जानने का जरूरत है, उनको समझने का जरूरत है। हमको किस आधार पर कहा गया कि हम लोग ट्राइब हैं, हम लोग जनजाति हैं? उसी आधार पर कि इनका प्रथागत नियम है, अपना इनका अपना स्वशासन व्यवस्था है। क्या हमारा स्वशासन व्यवस्था नहीं है? क्या किसी भी कुर्मी समाज के गांव में वहां आपको एक ग्राम प्रधान के रूप में एक महत्व आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर कुर्मी गांव में उनका जो ग्राम प्रधान होता है महत्व के रूप में एक मिलेगा। यही है स्वशासन व्यवस्था का अंग। जैसे संतालों में होता है माझी महाल, मुंडा में होता है मुंडा
मान की उड़ाव में होता है पढ़ा राजा, उसी तरह हमारे समाज में, कुर्मी समाज में हमारा स्वशासन व्यवस्था चलता था, जिसे हम लोग महतो परगणे व्यवस्था कहते थे। महतो परगणे मड़ोल देश मड़ोल, इस तरह से वो बना हुआ था हमारा स्वशासन व्यवस्था का नियम। आज हम लोग इस देश में जो कुचक्र चले आ रहे हैं, उसके वजह से हमारा यह स्वशासन व्यवस्था विखंडित हुआ है। लेकिन ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि समाज में अगर हमारे समाज में अगर ये व्यवस्था नहीं होगा तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे कई इस तरह के जो नियम हैं, वो नियम स्वतः ही खंडित हो जाता है। आज हमारे समाज में जितनी भी तरह की परंपराएं हैं, आज जन्म से लेकर के बियाह हो, मरण हो, हमने कभी गौर करने का काम किया है इस पर? जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे समाज में क्या किया जाता है? महिलाएं ज्यादा अच्छा से समझेंगी इन बातों को, क्योंकि सारा काम वही लोग करते हैं। तो जन्म होता है बच्चे का, तो आप लोग कैसे काम करते हैं? किसी दूसरा को बुलाने की जरूरत पड़ता है? जरूरत पड़ता है कि बुलाते हैं? मेरे विचार से तो जरूरत नहीं पड़ता है, और बुलाया भी नहीं जाता है, क्योंकि सारा काम महिलाएं ही करती हैं। फूफू का भी उसमें अहम रोल होता है, चौक पूर्ति है, तब जाकर के जो नेक है उसका पूरा होता है। हमारा जो संस्कार है बिहार का, बिहार होता है, तो बिहार का जो संस्कार है उसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा मैं टेक्निकल बातों से अलग हटके थोड़ा सामाजिक बातों को भी रख रहा हूं, क्योंकि जब टेक्निकल जो बातें हैं वो इन्हीं से रिलेट करती हैं, इन्हीं से जुड़ा हुआ। सामाजिक हमारे जो रीति रिवाज हैं, जब हमारे समाज में, सभी समाज में बिहा होता है, ये हर समाज का एक अभिन्न अंग है, तो बिहा जो हमारे समाज में होता है उसमें हम लोग क्या क्या नियम पालन करते हैं? बोरदेखा द्वार माला से लेकर के साजनी सजा होता है, उसके पहले लवन धोना होता है, हम लोग का आम बिहा होता है, महुआ बिहा होता है। ये जो तमाम जो नेम है ये कौन करता है? कौन करता है कि नहीं? हर नेम में एक आदमी उसमें नियुक्त है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, है कि नहीं? सबका अलग अलग काम है, कहीं चाचा का काम है, कहीं मामा का काम है, कहीं बहनोई का काम है, और सबसे अहम काम किसका है? बहनोई का। बहनोई नहीं होगा तो शादी होगा क्या किसी का? हमारे समाज में नहीं होगा, क्योंकि सारा मूल काम उसी को करना है। और शादी होने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखने का काम करते हैं? क्या देखने का काम करते हैं? जब भी हम लोग लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? बोलिए कोई। बोर्ड लगा क्या? गोष्ठी। सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखते हैं कि जो लड़की हम लोग देखने जा रहे हैं उस लड़की का गोष्ठी क्या है? गोष्ठी मतलब समझे? गोत्र। तो आप गोष्ठी और गोत्र के बारे में भी जान लीजिए। जब गोत्र शब्द आप बोल ही दिए, हम गोष्ठी बोल रहे हैं, कुछ लोग गोत्र बोल रहे हैं, तो हमारे समाज में गोष्ठी होता है कि गोत्र होता है? ये गोत्र शब्द हमारे समाज के बीच में कहां से आया? ये जो हम लोग बाहर से बुला करके लाते हैं, जिसको दूसरों का देखा देखी, वही हमको सिखा दिया है ये गोत्र शब्द। कुछ भी करने आता है तो सबसे पहले पूछेगा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। आपने हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति से गोत्र शब्द का नाम सुना है कभी? या सुना था? उन लोगों ने हमें सिखाया है। अगर गोत्र शब्द हमारे समाज का शब्द होता तो हम लोग के घर में, समाज में जब भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी कुछ अनबन होता है,
पीठ है तो नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते, तो गोत्र पीठ है तो कोई बोलता है? कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। आप झारखंड छोड़ करके आप बंगाल, उड़ीसा, असम तक चले जाइए, जहां जहां कुर्मी लोग हैं, इस एक ही बात को बोलता है कि तो गोष्ठी तीन थे दो, और इसी बात को दोहराता है। तो ये गोष्ठी शब्द हमारा है, इस बात को ध्यान में रखने का जरूरत है। इसलिए क्योंकि आज जो हम जनजाति होने का दावा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है एक जनजाति का कि उसका गोष्ठी होता है, गोत्र नहीं होता है। और ये गोष्ठी को अंग्रेजी में टोटम बोलते हैं, गोत्र को इंग्लिश में टिटुलर बोलते हैं। गोष्ठी का जो नाम होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक नामों से, जो किसी भी पेड़ पौधा जीव जंतु का नाम से होता है। किसी का साखवार है, किसी का भोसरियार है, किसी का हिंदोयार है, सबका एक नेचुरल ऑब्जेक्ट प्राकृतिक वस्तु के नाम से उसका गोष्ठी का नाम है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृतिवादी ऐसे ही नहीं है। हमारा जो गोष्ठी है, हमारा जो गोष्ठी का जो चिन्ह है, हम लोग उस चीज को हम लोग संरक्षित करने का काम करते हैं। ये हमारे गोष्ठी का सबसे बड़ा महत्व है, और यही जनजाति का होने का सबसे बड़ा एक प्रमाण है। तो हमें समझने की जरूरत है। तो बिहा जब होता है, सबसे पहले गोष्ठी देखा जाता है। अगर एक गोष्ठी का हुआ तो उस घर में हम लोग शादी नहीं करते हैं। तो हमारे समाज में बिहा का जो व्यवस्था है, अपने समाज में भिन्न गोष्ठी में हम लोगों का समाज का बिहा होता है। और जितना भी नेम होता है, हम लोग खवा से लेकर के आम बिहा, महुआ बिहा, जो भी है, सिंदरा दान तक सारा काम हम लोग स्वयं करते हैं। लेकिन आजकल दूसरों का देखा देखी, जब हम लोग किसी बाहर वाले को वहां बुलाते हैं, तब हम लोग क्या गलती करते हैं? क्या गलती करते हैं हम लोग? कभी समझने का प्रयास किया है? कभी जानने का प्रयास किया है? नहीं, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हमारे समाज में एक बहुत और एक विशिष्ट प्रथा, जो ये प्रथागत नियमों की जो बात है, एक बहुत विशिष्ट प्रथा हमारे समाज के बीच में आदिकाल से चला रहा है, जिसको सांगा बिहा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सांगा बिहा क्या होता है? जो दूसरा जो समाज है, आज अपने आप को बहुत ज्ञानी होने का दम भरता है, उनके समाज में सती प्रथा नाम का एक कुप्रथा चलता था। अगर पढ़ाई किए होंगे, सभी लोग निश्चित रूप से पढ़े होंगे सती प्रथा के बारे में। जब किसी का पति मर जाता था तो उसका पत्नी को भी जिंदा आग में जला दिया जाता था। ये सती प्रथा का नियम था, भाग्य नहीं था। इस कुप्रथा को एक बहुत बड़े समाज सेवी उनके बीच में ही जन्मे थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और इसको खत्म किया। उनको ये प्रेरणा कहां से मिली? हमारे समाज में जो ये सांगा प्रथा चलता है, ये सांगा प्रथा क्या है कि अगर किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो उसका द्वितीय विवाह करने का प्रावधान हमारे समाज में आदिकाल से दिया जाता आ रहा है। और ये विशिष्ट हमारा संस्कृति है, विशिष्ट परंपरा है। हमने महिलाओं को सम्मान देना आदिकाल से हम लोग इसको देते हुए आ रहे हैं। लेकिन सांगा बिहा में जो नियम होते हैं, वो जो ओरिजिनल जो बिहा होता है उसकी तरह नहीं होता है। जब बिहा होता है तो सिंदूरदान होता है। जो वर होता है वो बहू के मांग में सिंदूर भरता है, सिंदूर घसता है ना, तब बिहा होता है। लेकिन सांगा बिहा में ऐसा नहीं होता। जो वर होता है वो सिंदूर को छू करके भेज देता है, फिर वहां वो महिला लगाती है, या फिर जो लगाता है उस सिंदूर को छू करके भेज देता है, और वहां जाकर के महिला लगाती है, तो वो उसका पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। आप लोग सभी लोग
जो विवाहिता महिलाएं हैं सिंदूर के महत्व के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि जो सिंदूर आप अपने मांगों में लगा रहे हैं, जो लगाते हैं, क्या कभी किसी भी दूसरे का छुआ हुआ आप लगाएंगे क्या? लगाते हैं क्या? दूसरा का छुआ सिंदूर लगाते हैं? कभी नहीं लगाएंगे। मतलब जो वो सिंदूर छूता है, जिसका छुआ सिंदूर आप अपने मांग में भर रहे हैं, आप उसी की तो पत्नी है कि नहीं? है ना? तो बिहार में आप जो आप किसी बाहर वाले को मिला करके आपसे बिहार करवा रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, ये पुरुष लोग महिला लोग दोनों लोग सुने, क्या गलती कर रहे हैं आप लोग। जब सिंदूरदान का समय आता है तब वो पहले उस सिंदूर को छूता है, मंत्र पढ़ता है, और उसके बाद वो जो बर होता है उसको बोलता है कि आप तुम सिंदूर लगाओ। पहले वो छुएगा फिर वो लगाएगा। तो आप लोग सोच करके देखिए कि वो पत्नी किसकी होगी, किसकी पत्नी होगी? तो क्या गलती कर रहे हैं? तो ये जो गलतियां हम लोग करते हैं, और जो बरखी में आप लोगों का कुछ सवाल है तो बाद में पूछिएगा, हम उसका भी निष्पादन कर देंगे। और जो बरखी का समय आता है तो उस समय और गलतियां करते हैं। बिहार में तो एक आदमी हुआ, मरखी में जितनी महिलाएं रहती हैं, सारे लोग जब 10 दिन का काम खत्म हो जाता है तो एक साथ जाएंगे सारी महिलाएं, और वो जो बाहर से जो बोरो प्लेयर मंगा के लाए रहते हैं भाड़ा में, उससे कहेंगे कि आप ये तेल सिंदूर को छू दीजिए, उसके बाद हम लोगों का काम खत्म, हम लोग शुद्ध हो गए। तो बिहार में एक महिला के साथ वो संगा करता है, और मरखी में एक साथ कई महिलाओं के साथ संगा करता है। छुपता है, ये बातें छुपती हैं कि हम लोग अनजाने में, जाने अनजाने में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो हमें क्या सुधार करने की जरूरत है? अरे जो लोग हमारे इस क्षेत्र में कभी थे ही नहीं, कुछ 100 साल पहले 200 साल पहले यहाँ पर आए हैं, आज हम लोग उनके बातों में चल रहे हैं। क्या उससे पहले हमारे समाज में किसी बच्चे का जन्म नहीं होता था? क्या उससे पहले हमारे समाज में किसी की शादी नहीं होती थी? क्या उससे पहले हमारे समाज में कोई व्यक्ति मरता नहीं था? तो उस समय हम लोग कैसे करते? उस समय हमारे समाज का एक सामाजिक व्यवस्था जो था, उस व्यवस्था के तहत ही हम लोग सारे जो हमारे कर्म हैं वो पूरा करते थे। बिहार में वो बहनों ही पुरोहित होता है जो बिहार का सारा काम निभाता है, और मरखी में जो भगना घाट उठाता है वही सबसे बड़ा पुरोहित है मरखी का। और किसी भी बाहर वाले का जरूरत हमारे समाज में हमको नहीं है। हमारे समाज का जो पैसा है, हमारे समाज का जो अर्थ है, धन है, उसको इस तरह व्यर्थ मत लगाइए, व्यर्थ मत खर्च कीजिए। अपने समाज का जो धन है उसको अपने समाज के बीच में संचय करके रखना सीखिए, और उसके लिए हमें अपने समाज का जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको हमको सबसे पहले अपनाना पड़ेगा। हमको उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने समाज को एक विकसित और उन्नत समाज का स्तर पे हम ले जा सकते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होंगे, सजग होंगे, इन सब बातों को हमको सोचना पड़ेगा। ये जो बाहर के लोग आकर के हमको ठगते हैं, हम लोग जो बातें करते हैं कि बाहर के लोग आए हैं, ये लोग हमारा तरह तरह से शोषण करते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, हमें हमारे हक अधिकार से वंचित करते हैं, तो इसका उत्तरदायी कौन है? कौन है इसका उत्तरदायी? इसका उत्तरदायी वो लोग नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि आप हमको बुलाइए, आप हमसे ये काम करवाइए। हम हैं जो उनको बुलाते हैं और अपने
जैसे कि लोहार हैं, जो कमार हैं, हम लोग जो कृषक लोग थे, कृषक लोग हैं, हमारा जो लोहा का जो फाल होता है वो बजाने का काम कौन करेगा? तो वही लोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ उस तरह के हमारे हौड़ विद्वान समुदाय हैं जो हमारे काम को करके हमारे काम को आसान बनाते थे। हमारे जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको विखंडित करने का काम उन्होंने नहीं किया। और ये जो बाहर वालों को हम लोग बुलाते हैं, ये हमारे संस्कृति परंपरा को विखंडित करने का काम करते हैं। तो हमें सावधान रहने का जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने समाज के कर्मों में बुलाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमारे जो समाज की संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनमें उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। इसीलिए हमें उन्हें उस कर्म में सहभागिता बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग बनाते हैं, ये बैतरनी नदी का बात कुछ समय पहले एक महिला कर रही थी, मैं सुन रहा था जब पूर्व वक्ता लोग बातें कर रहे थे। क्या बैतरनी नदी का बात कर रहे थे? मतलब उनको जो बुलाते हैं मरखी में, तो वो क्या बोलता है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो क्या बोलता है कि अगर इस व्यक्ति का जो कर्म है ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, दान दक्षिणा मांगना है, गाय दान देना होगा, जमीन दान देना होगा या धन दान देना होगा, तब जा करके ये जो व्यक्ति मरा है वो बैतरनी पार करेगा। बोलता है। आपने कभी सवाल करने का कोशिश किया है कि ये जो बैतरनी बोल रहे हैं, बैतरनी है क्या? ये बैतरनी कहाँ है? वो बोलेगा स्वर्ग में। बोलता है बैतरनी कहाँ है? तो स्वर्ग में। और क्या बोलता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा अगर आप लोग ये सब काम को नहीं करेंगे। तो ये बैतरनी, स्वर्ग और आत्मा, इन्हीं तीन चीजों में सारा खेल छुपा हुआ है। इस बात को हमको समझने का जरूरत है। सबसे पहले समझिए बैतरनी। बैतरनी एक नदी का नाम है। और ये नदी कहाँ है? उड़ीसा जो राज्य है, हमारा जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, वहाँ केंझोर जिला है। और उसी केंझोर जिला में ये बैतरनी नदी बहती है। जहाँ हम लोग कई बार गए हैं, वहाँ करम पर्व का बहुत विशाल आयोजन होता है। वहाँ हम लोग कई बार जाकर के घूम करके आए हैं। और उस बैतरनी नदी को पार करने के लिए हमको मरने की जरूरत नहीं पड़ा, हम जिंदा उस बैतरनी नदी को पार करते हैं। तो समझिए कैसे ठगता है। कहता है कि स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है हमें। स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो भाई मरने के बाद सभी स्वर्गीय हो जाते हैं, नरक कोई नहीं जाता है। किसी को आप नरकीय अमुक बोलते हैं, सबका नाम के आगे स्वर्गीय। कोई अच्छा आदमी हो, बुरा हो, चोर हो, डाकू हो, हत्यारा हो, मरने के बाद सब स्वर्गीय हो जाते हैं। इतना पावर है उनके बातों में। मरने के बाद सब स्वर्गीय। लेकिन भैया ये स्वर्ग कहाँ है? कभी किसी ने जानने, पूछने, समझने का कोशिश किया होता तो उनकी बातों में निश्चित रूप से नहीं आती। ये स्वर्ग कहाँ है? आज इस दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग मर चुके हैं, करोड़ों अरबों लोग मर चुके हैं। जो लोग स्वर्ग गए होंगे निश्चित रूप से उनके बातों के अनुसार, तो क्या उन करोड़ों अरबों लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने स्वर्ग से आकर के आपको बताया हो कि स्वर्ग अमुक जगह में है, स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, स्वर्ग बहुत अच्छा जगह है? क्या एक भी आदमी ने आकर के बताया है? नहीं बताया। और जो इतने जो जिंदा लोग हैं, इन जिंदा लोगों में से क्या कभी भी कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाकर के घूम करके आया है और आपको बताया है कि स्वर्ग अमुक जगह में है और स्वर्ग ऐसा है वैसा है? बताया है?
निश्चित रूप से नहीं बताया। तो जब किसी मरने वाले ने नहीं बताया, जब किसी जिंदा व्यक्ति ने नहीं बताया, तो आपको मालूम कैसे चला ये स्वर्ग नाम का भी कोई चीज है और वो कहीं पर है? ये हमें ठगने के लिए सिर्फ हमें स्वर्ग और नर्क का भय दिखाया जाता है। ये मिट्टी का शरीर है, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस जो संसार में जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव जो चीजें हैं, उन वो सभी सजीव वस्तुओं का इसी तरह से अंत होता है। वो पंच तत्वों से बने हुए हैं, सारे के सारे, और सारे पंच तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन हमें ठगने के लिए इस स्वर्ग और नरक का भय दिखाया जाता है और कहा जाता है आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे भैया, कौन सी आत्मा? आप ही ने तो अपनी किताबों में लिखा है। क्या लिखा है? कि आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, आत्मा नश्वर है। लिखा है कि नहीं लिखा? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो आत्मा अगर जन्म नहीं लेता है तो उसका संख्या बढ़ेगा क्या? आत्मा अगर मरता नहीं है तो उसका संख्या घटेगा क्या? घटेगा, बढ़ेगा क्या? नहीं ना। मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर जितना था उतना ही रहेगा। तो ये जो आज इस संसार में अरबों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते गई है, तो कल उस समय जितने लोग थे, जितने आदमी थे, जितने मनुष्य थे, उन लोगों के शरीर में जितनी आत्माएं थी उतना ही आत्मा अभी भी होना चाहिए। तो बाकी लोगों के शरीर में जो आत्माएं हैं उनके अनुसार वो आत्माएं कहां से है? क्या हमने कभी सोचने का काम किया? तो हमें इस तरह से ठगा जाता है, छला जाता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें बौद्धिक रूप से हमें चेतनाशील होने का जरूरत है, बौद्धिक रूप से हमें चिंतित होने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। पढ़े लिखे आपको बहुत मिल जाएंगे। आज इस दुनिया में सभी पढ़े लिखे हैं, बन रहे हैं। लगभग लिटरेसी परसेंटेज देखिएगा लगातार बढ़ रहा है। लोग लिटरेट हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन लिटरेट और एजुकेटेड, इन दो चीजों में फर्क होता है। लिटरेट वो होता है जो पढ़ा लिखा है और एजुकेटेड वो होता है जो शिक्षित होता है। तो आपको खुद में आकलन करना है कि आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं या फिर शिक्षित भी हैं। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सही और गलत का मतलब समझ में आएगा। आप समझेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप शिक्षित नहीं हैं, आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बनिए, अच्छा नौकरी हासिल कीजिए, अच्छी जिंदगी जीजिए, बस इतना ही। आप शिक्षित कभी नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षित अगर बनना है तो आपको सही और गलत का फर्क आपको समझना पड़ेगा, और नहीं तो इसी तरह हमें छला जाता रहेगा, हमारा शोषण निरंतर जारी रहेगा। आज हम लोग कहते हैं बाहर वाले आके हमारा शोषण कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं। हम लोग अपने शोषण का जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग उन लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को तरह तरह से उनको हम लोग फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, और उन्हीं फायदा को उन लोग हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इस बात को हम लोग नहीं समझ पाते। तो आज इस सम्मेलन से हमें ये सीख लेने की जरूरत है, सीख लेके जाने की जरूरत है। जो भी बातें यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन बातों को फैलाने का जरूरत है। हमारे समाज के बीच में हमें इन बातों को लोगों को बताने का जरूरत है। और सबसे बड़ी विडंबना, उनका हमें इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब बिहार में बहनोई पुरोहित है, मरठी में भगना पुरोहित है। अब आप खुद सोच करके देखिए, जितने भी जेंट्स पुरुष लोग हैं, जिनका भी शादी हुआ है, वो किसी ना किसी का बहनोई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। और जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, वो किसी ना किसी का भगना होगा कि नहीं?
तो जब आप किसी ना किसी का बहना ही है, किसी ना किसी का भगना है, तो आप तो खुद ही एक पुरोहित है, सबसे बड़े पुरोहित हैं, तो आपको किसी दूसरे का जरूरत क्यों पड़ रहा है? पड़ेगा क्या? आपसे पढ़ना चाहिए। तो इन चीजों को समाज के बीच में फैलाने का जरूरत है, लोगों को जागरूक करने का जरूरत है, और नहीं तो इसी तरह से हमारी जो समाज की संस्कृति है, परंपराएं हैं, ये नष्ट होती रहेगी। आज हम भाषा की बात करते हैं, इधर के लोग खोरठा बोलेंगे, उधर चले जाएंगे पांच परगनिया, नागपुरी, सांद्री, बांग्ला, उड़िया, तरह तरह से। लेकिन एक ही समुदाय का 10 भाषा कैसे हो सकता है? एक ही भाषा होगा। तो कुर्मी की मातृभाषा कुड़माली है ना। हमारी संस्कृति जो 12 महीना का 13 पर्व जो बताया गया, जो विशुद्ध रूप से कृषि और प्रकृति और उसमें भी धान की खेती पर आधारित, धान का जो फसल चक्र है उस पर आधारित है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसकी सारी की सारी संस्कृति धान की खेती पर केंद्रित है। और इसीलिए ये प्रमाण करता है कि धान चाष का जो आविष्कारक है वो कौन है? वो निश्चित रूप से कुर्मी है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा समुदाय नहीं है जिसकी संस्कृति और परंपराएं धान के ऊपर केंद्रित है। तो हमारी इतनी विशिष्ट संस्कृति है, इतनी विशिष्ट परंपराएं हैं, हम लोग इसको छोड़ करके हम लोग दूसरों की ओर क्यों जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो फिर कौन से मुंह से हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की हम लोग बातें करते हैं? आज हम लोग निश्चित रूप से राजधानी रांची से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न जो अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठानों में, संस्थानों में अपने समाज के हक के लिए, अपने समाज के लाभ के लिए हम लोग जगह जगह जाकर के उससे लोगों से, उससे पदाधिकारियों से जाकर के हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं 1950 में इसलिए से हमको छोड़ दिया गया, लेकिन 1961 के बाद से हमारे भाषा का कोड भी जनगणना में नहीं है। इसको आज तक किसी ने देखने का काम नहीं किया। नतीजतन क्या हुआ? कुड़माली भाषा का संख्या झारखंड में 2011 में मात्र 43 थी। अगर दिल्ली का एक गांव में चले जाएंगे तो वहां सैकड़ों लोग मिलेंगे आपको कुड़माली भाषा बोलने वाले। लेकिन हमारी संख्या कहां? आज हम लोग बात करते हैं कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का। आपको कहा जाएगा आपकी भाषा की संख्या कितनी है, अब कहां से दिखाई देगा? और वहां भी क्या लिखा हुआ है? कुड़माली नहीं लिखा है, वहां कुड़माली ठार लिखा हुआ है। और ये कुड़माली ठार हमारी भाषा नहीं है। इसी को कहा गया है अपवर्जित भाषा, जिसे ग्रियर्सन साहब ने, भाषा वैज्ञानिक साहब ने कह करके गया है। ये कुड़माली भाषा का ही अपवित्र रूप है। जब बाहर के लोग हमारे इस क्षेत्र में आए तो उन लोग जब अपनी भाषा, खास करके भोजपुरी, मगही, इन भाषा को कुड़माली भाषा के रूप में, कुड़माली भाषा का शैली में उन्होंने जब बोलने का कोशिश किया तो वो जो मिश्रण हुआ दोनों भाषा का, उस भाषा से जो एक नया बोली उत्पन्न हुआ, उस भाषा को कुड़माली ठार का नाम दिया गया। वो कुड़माली ठार कुड़माली नहीं है। और इसी कुड़माली ठार को क्या कहा गया है? उसी को कहा जाता है खोरठा। तो खोरठा कौन हिसाब से आपकी मातृभाषा होगी? किसी भी हिसाब से, किसी भी रूप में वो कुड़माली भाषा नहीं है। इस बात को भी समझने का जरूरत है। अरे जो बोलते हैं बोले, आपको भी जो भाषा सीखना है सीखिए, 50 भाषा सीखना है सीखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपनी मातृभाषा, अपने समाज की जो मातृभाषा है, उसको छोड़ करके, उसको हम लोग नहीं अपना के हम लोग कौन सा तीर मारने का काम कर रहे हैं? आज हमारा सारा रिपोर्ट खराब हो रहा है, आज हमारी सारी संस्कृति नष्ट हो रही है इसकी वजह से। अगर भाषा को हम लोग खो देते हैं तो कौन हिसाब से हम लोग अपना संस्कृति बचा पाएंगे? सारा संस्कृति तो उस पर निर्भर है। करम के गीत कुड़माली भाषा में, बांधना, सोहराई, उसके जो चाचौर गीत हैं वो कुड़माली भाषा में।
कुड़माली भाषा। तो भाषा को खो देंगे तो संस्कृति आप कहाँ से बचा पाइएगा। और इसीलिए हमने प्रयास किया कि इसका जो मूल कारण है हमारा जो भाषा को खोने का इसका जो माध्यम है वो माध्यम का पढ़ाई लिखाई का माध्यम है। जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, जब हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, कहीं बांग्ला में कहीं उड़िया में, तब धीरे धीरे हमारी ये भाषा होती चली गई, मिश्रित होती चली गई। तो हमें आज जो सरकारें, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, भाषा के प्रति संवेदनशील है, वो चाहती है कि इस देश के जो जनजातियां हैं उनके भाषाओं को बचाया जाए। इसके लिए वो तरह तरह की काम कर रही हैं। लेकिन क्या हम लोग खुद ये काम करने का काम कर रहे हैं? आज 8वीं क्लास से कुड़माली भाषा का रजिस्ट्रेशन होता है, 9वीं क्लास से हम लोग अपने कितने बच्चों को कुड़माली भाषा में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? कितने बच्चों को हम लोग कुड़माली भाषा में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने का, एडमिशन दिलाने का काम करते हैं क्या? तो हमें ये काम करने का जरूरत है। जब 9वीं क्लास में जब रजिस्ट्रेशन होता है, भाषा में आप पहला भाषा आप निश्चित रूप से आप हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, जो रखना है रखिए, लेकिन द्वितीय जो भाषा होती है उसमें अपनी मातृभाषा का नाम जरूर शामिल कीजिए और कुड़माली भाषा को रखिए, तभी आप अपनी भाषा को बचा सकते हैं। आज हम लोग अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से आप देखिएगा जो बिहार के कार्ड जो छप रहे हैं, अभी मेरे पास 2 कार्ड 11 तारीख का पड़ा हुआ है, अभी मिला है। एक हमारे चूड़ामन जी का लड़की का, एक यहाँ हमारे जगत जी हैं उनके यहाँ का, दोनों कार्ड कुड़माली में छपा है। तो हमें ये प्रयास भी करना होगा कि हम जो शादी का कार्ड छपा रहे हैं, मरखी का कार्ड छपा रहे हैं, उसको भी हम लोग कुड़माली में छपाने का काम करें। और जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं वो अपने सामाजिक हिसाब से कर रहे हैं। मैं आज आपको यहाँ बहुत ही दुखद रूप से एक बात, अपनी बात में बता रहा हूं। हम लोग समाज करते हैं, जगह जगह जाकर के हम लोग लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम जो बातें आपको समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर वो काम अगर हम खुद अगर नहीं करें तो वो शोभा देगा नहीं देगा। तो आज जो हम आपको बोल रहे हैं कि बिहार में हमको दूसरे किसी का जरूरत नहीं है, सारा काम खुद करना है, तो अगर हम खुद ही करेंगे तो ये शोभा देगा। और अगर हम जो कुर्मी लोग इस तरह का काम करते हैं, बाहर वालों को बुला करके अपनी संस्कृति और परंपराओं को नष्ट करने का काम करते हैं, हम एक सामाजिक अगुवा होने के नाते अगर हम उनके घर में जाकर के शामिल होते हैं, उनके उन कार्यों में, कार्यानुष्ठानों में, तो ये कहां का न्याय होगा क्या? तो मैंने ये पढ़ लिया है कि जिस भी कुर्मी के घर में अगर किसी दूसरे बाहर वाले को बुला करके अगर बिहार का काम होता है तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, और वो घर क्यों ना मेरे ही घर का हो, मैं उस मेरे अपने घर में भी उस कार्यानुष्ठान में मैं शामिल नहीं होगा। तो हमें इस तरह के प्रेरणा की जरूरत है, इस तरह के कार्यों की जरूरत है। आज हम लोग अपने संस्कृति परंपरा को अगर बचाने का अगर बात कर रहे हैं तो हमें बहुत तरह से हमको खुद को कठोर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम समाज को एक दिशा दिखा पाएंगे, एक सटीक रास्ता में हम लोग ले जा सकते हैं। और समाज के बारे में ऐसे तमाम कई तरह की बातें हैं, क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है, सभी को भूख लगा है, हमें भी निश्चित रूप से भूख लगी है, तो कई सारी बातें यहाँ छूट रही हैं। तो सबसे पहला कुछ बात जो अहम बात है, मैं उन बातों को कह देता हूँ। यहाँ हमको आपके हजारीबाग में आप लोगों से क्या सहयोग चाहिए? आपके हजारीबाग में सबसे पहला हमको सहयोग चाहिए कि आपके जो ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, यहाँ हमको कुड़माली का MA हमको चालू करवाना है, कुड़माली भाषा में MA चालू करवाना है। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया हुआ है, लेकिन उस पर
सबको मिल करके हम लोग जाएंगे और कुड़माली भाषा में एमए शुरू करवाने के लिए हम लोग दबाव डालेंगे। तो इसमें आप लोग कितने लोग हमारा साथ देंगे ये बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह से आगे के दिनों में जो हम लोग कुड़माली शब्द को संशोधन करा के हम लोग कुड़माली करने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, अभी मामला रांची विश्वविद्यालय में अटका हुआ है। वहां पर भी हमारे चंद विभीषण लोग गए हुए हैं, उन लोगों ने रोड़ा डाल के रखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में हमें उनके खिलाफ भी खड़ा होने का जरूरत है। जरूरत पड़े तो खड़ा होने के नहीं है। चाहे हमें यूनिवर्सिटी घेराव करने का बात आए, चाहे सचिवालय घेराव करने का बात आए, चाहे राजभवन घेराव करने का बात आए, हमको सबको एकजुट और संगठित होकर के जाकर के वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छा से जब बोल रहे हैं, अच्छा से तर्क दे करके अपने बातों को रख रहे हैं, तो ये बातें किसी के समझ में नहीं आ रही। ये एक छोटा सा काम है और सारा जो प्रमाण है सारा हमारे फेवर में है, लेकिन फिर भी काम नहीं किया जा रहा। तो जरूरत पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और रही बात एसटी इंक्लूजन की बात, तो किसी को भी अधीर होने का जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग आएंगे, संगठन आएंगे, अभी चुनाव का समय आएगा, बहुत तरह की रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपको अधीर होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हम लोग जो अपना ये आधार है, ये आधार तैयार करके भाषा हो, संस्कृति हो, परंपरा हो, चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बातें हैं, सारा आधार तैयार करके हम लोग सिलसिलेवार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का शुरुआत करेंगे। और उस आंदोलन को शुरुआत करने के बाद हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उसको जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको आधार तैयार करने की जरूरत है, उसमें सभी का सहभागिता, सहयोगिता का जरूरत है। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर कभी ऐसा कोई सेमिनार यहाँ पर आयोजन करें, जब तार्किक ढंग से अपनी सारी बातों को, जो विभिन्न जो डॉक्यूमेंट्स में जो बातें कही गई हैं, जितना भी मैंने आज तक जो अध्ययन किया है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बातों को विधायक महोदयों के पास, सांसद महोदयों के पास, मंत्री महोदयों के पास, विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, सभी के समक्ष जो रखने का काम करता हूँ, वो सारी बातें मैं सिलसिलेवार ढंग से आप सभी के समक्ष रखने का काम करूंगा। लेकिन समय चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 घंटा उसके लिए समय चाहिए। और ऐसा माहौल भी चाहिए सभी को। आज जिस तरह से आप लोग एकाग्रचित होकर के ध्यान से सुनने का काम किए हैं, उसी तरह से अगर सुना जाए उन बातों को और समझा जाए, तो मुझे लगता है कि हमें अपना जो अधिकार है उसको पाने में और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। उसके पहले और कुछ बातें, इसके बाद हम लोग रांची में एक बैठक करेंगे और उस बैठक में हम लोग कई अपने जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों को हम लोग पारित करने का काम करेंगे। और उसी आधार पर हम लोग अपना आगे का रणनीति बनाकर अपने आंदोलन को आधार देने का, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो